राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज की जो मैं घटना कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी मैं कई घटनाएं सुना चुका हूँ कि जिसमें पुलिस की लापरवाही से या अदालत की ढिलवाई से कई लोग, कई शख्सों की ज़िंदगी जो होती है वो सालों साल जेल के सलाखों के पीछे बीत जाती है। और बाद में पता चलता है कि इनका कोई जुर्म ही नहीं था। इन्होंने जो सज़ा बिताई है, जो साल जेल में काटे, ये बेवजह काटे, वो उस जुर्म के लिए काटे जो जुर्म इन्होंने कभी किया ही नहीं था। और ज़्यादातर कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश की थी। और ताज्जुब की बात कहें या हैरत कहें, जो आज की कहानी है ये भी उत्तर प्रदेश की है, जिसमें पुलिस की लापरवाही की वजह से या कोर्ट के हमारे जो ढीले रवैये होते हैं, लेट लतीफ़ी होती है, चाहे उसके कारण कहते हैं। 3 मार्च 2021 को आगरा की सेंट्रल जेल से एक शख्स बाहर आता है। जब वो शख्स जेल की दीवारों से, जेल के दरवाजे से बाहर निकलता है तो बाहर आके काफ़ी इधर उधर देखता है और परेशान रहता है। वहाँ खड़े कुछ रिपोर्टर उस पर नज़र पड़ती हैं, तो उसके बाद पास जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्या कोई तुम्हें लेने नहीं आया है और तुम ऐसे परेशान क्यों हो? तो बताता है कि साहब, मैं 20 साल बाद जेल से बाहर आया हूँ और 20 साल पहले वो कुछ और था और आज कुछ और हो गया है, और मुझे कुछ नहीं पता मैं अपने घर कैसे जाऊँ और कहाँ से रास्ता जाता है। शख्स पूछते हैं 20 साल रहे हो, क्या हुआ, क्या किया तुमने? वो बताता है कि मैं 20 साल जेल में इसलिए रहा क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। अब रिपोर्टर बड़े ताज्जुब हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कि मतलब 20 साल जेल में रहा और उसने कुछ किया ही ना हो। तो एक रिपोर्टर उसमें से बहुत ज़्यादा उस शख्स पे तरस आ जाता है, उसको अपने पास बिठाता है और ले जाता है, पहले खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद उससे पूछता है, तो बताता है साहब, मैं ललितपुर गांव का रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के, और मुझे पता नहीं कि कहाँ से क्या बस मिलेगी या ट्रेन कैसे पकड़नी है और कहाँ जाना है। रिपोर्टर अच्छा आदमी था, उसके बाद उसको ले आता है। खाना खिलाने के बाद पता करता है कि जो ललितपुर है उसके लिए ट्रेन कब मिलती है और कहाँ से मिलती है। आगरा स्टेशन पहुंचता है, उसको टिकट करवाता है और थोड़ी देर वहीं बैठता है, उसकी पूरी जानकारी लेता है। इसके बाद ट्रेन आती है ललितपुर की, उसको बिठा देता है दोपहर को, और ट्रेन वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद जब ट्रेन पहुँचती है ललितपुर, वो शख्स वहाँ पहुँचता है, और जो शख्स वो होता है उसका नाम होता है विष्णु तिवारी, जो इस ललितपुर के रहने वाला था। इसके बाद जब विष्णु वहाँ पहुँचता है तो 20 साल बाद पहले बार किसी को देखता है अपने को, उसका वहाँ एक भाई लेने आया होता है। उसके बाद दोनों भाई जब एक दूसरे को देखते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और फिर रोने के बाद घर चले जाते हैं। और इसी के बाद कुछ दिनों बाद इस रिपोर्टर ने जो उसकी पूरी कहानी सुनी थी, तो ये कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आई। कहानी थी बहुत ही अजीब, और ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश में होता है, पुलिस की लापरवाही, बार बार वही बात आती है कि पुलिस की लापरवाही और हमारे जो कोर्ट में केसों की जो ढीला रवैया होता है चलाने का, उसकी वजह से उस शख्स ने 20 साल अपने जेल में काट दिए थे। कहानी ये थी कि 19 सितंबर सन 2000 को एक महिला शादीशुदा पहुंचती थाने और बताती है कि मैं ललितपुर की रहने वाली हूँ, वहाँ मेरा मायका है, और 16 सितंबर को उसी गांव के रहने वाले ने दिन दिहाड़े मेरा रेप कर दिया, मेरा बलात्कार किया, जबरदस्ती करी। और उसका शख्स मेरे साथ जो जबरदस्ती करी है, मेरा रेप किया है, और जिसने मेरे साथ ये सब किया है उसका नाम है विष्णु तिवारी। जब पुलिस के पास ये बात पहुंचती है, इसके बाद पुलिस जो होती है उठा के लाती है विष्णु तिवारी को और उस पर रेप का मुकदमा लगाती है। रेप के साथ साथ विष्णु तिवारी पर SC ST का मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, क्योंकि जो महिला थी वो SC ST जो कास्ट होती है, जो कैटेगरी होती है, उससे बिलोंग करती थी। और इसके बाद जो पुलिस होती है उसको इसे ललितपुर की ही जेल में भेज देती है। इसके बाद मात्र तकरीबन 2 साल बाद ही 24 फरवरी को ही 2002 में ही ललितपुर की जो जिला न्यायालय है उसने इस विष्णु तिवारी को उम्र कैद की सजा दे दी और इसको वहाँ से भेज दिया गया आगरा की सेंट्रल जेल में। इसके बाद विष्णु तिवारी के जो परिवार वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, वो उसको छुटाने के लिए, इसकी पैरवी करने के लिए तकरीबन इन पे 8 एकड़ जमीन थी। 8 एकड़ में से 7 एकड़ जमीन ये बेच चुके होते हैं। इसके बाद बहुत कोशिश करते हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी गम में 2013 में बाप की मौत हो जाती है, उसके अगले साल ही माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद फिर तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर ही इसके विष्णु के एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई दोनों को हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इसी सदमे में परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है, पर विष्णु की जो कहें बदकिस्मती इतनी थी कि उसको आखिरी बार इनकी शक्ल देखने तक की नसीब नहीं हुआ। पैरोल क्या कि 2-4 दिन की पैरोल तक नहीं मिली। एक तरफ हमारे देश में कुछ ढोंगी बाबाओं को हर 2 महीने में, हर 1 महीने में 20-20 दिन की पैरोल मिलती है, और एक तरफ एक शख्स के परिवार वालों की मौत हो जाती है, 4-4 मौतें होती हैं, उसको 2 दिन तक की पैरोल नहीं मिलती है। कानून है, कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल इसके बाद जब 4 लोगों की मौत हो गई, 7 एकड़ जमीन बिक गई,
तो परिवार वाले भी अब कुछ बचा नहीं, गरीब थे, जमीन थी वो सब बिक चुकी थी। सन 2012 में ये केस जाता है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस जाता है, जब वहाँ जज के सामने केस पहुंचता है और जो वकील होते हैं सरकारी मिले होते हैं, उनको बताया जाता है उनकी तरफ से भी कि इसमें जो गवाह है ये भी कोई इनकी जो गवाही है मैच नहीं कर रही है और साथ ही इसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो इसके साथ न्याय किया जाए और इस केस की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और इसको विष्णु को रिहा किया जाए। करते करते इसे भी 9 साल बीत जाते हैं और सन 2021 आ जाता है। अब सोचिए कि जहां 2012 में इसकी सुनवाई थी कि जल्द से जल्द इसको न्याय मिलना चाहिए, 8-10 साल ही काट चुका था जेल के अंदर, उसके बाद फिर 9 साल और बीत जाते हैं। 9 साल बीतने के बाद फिर 2 मार्च 2021 को हाई कोर्ट का फरमान आता है और हाई कोर्ट का जो फरमान में लिखा होता है, हाई कोर्ट के जजमेंट में वो साफ साफ लिखा होता है कि जो लड़की का मेडिकल था उस मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा था कि इस महिला के साथ कोई जबरदस्ती हुई है। और साथ ही एक चीज जो और बाद में पता चली थी कि जो महिला थी इसका कोई जमीनी लेके विवाद था इनसे, इस विष्णु तिवारी के परिवार वालों से। तीसरी बात पता चली जो 6 गवाह थे इसके अंदर, उन 6 गवाहों में से किसी की गवाही जो है एक दूसरे से कोई मैच नहीं खा रही थी, ना टाइमिंग ना कुछ। और साथ ही अदालत ने बहुत अफसोस जाहिर किया और अदालत ने साफ साफ ये कहा कि एक दिन भी इसको जेल में रखना बहुत बड़ा एक तरीके से गुनाह हो जाएगा और इसके साथ पहले ही बहुत नाइंसाफी हो चुकी है, इसलिए इसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अब जल्द से जल्द कितना होता है कि जो शख्स 23 साल की उम्र में जेल गया हो और 43 साल की उम्र में ये कह के छोड़ दिया जाए कि जो अदालत की तरफ से या कानून की तरफ से गलतियां हुई है और उसको जो है बेकसूर को 20 साल जेल में काटने पड़े। इसके बाद इसके बाद अदालत का फैसला आता है। विष्णु को कभी यकीन नहीं था कि कभी शायद वो इस जेल से, इस 4 दीवार से कभी निकल पाएगा, पर 2 मार्च के हाई कोर्ट के जो फैसला आता है उससे विष्णु को तसल्ली मिलती है और साथ ही पूरा जेल प्रशासन भी खुश था कि एक बेगुनाह जो था उसको रिहाई मिल रही है। 3 मार्च को उसको छोड़ दिया जाता है। अगर देखा जाए जो विष्णु के साथ नाइंसाफी हुई थी तो उसको कुछ ना कुछ हर्जाना दो था, उसको लगाना चाहिए था, कुछ ना उसको मिलना चाहिए था कि वो अपना थोड़ी जिंदगी जो 20 साल काट चुका था, जो उसके परिवार में बर्बादी आ चुकी थी, वो अपना जीवन यापन कर पाए। और ऐसे एक्ट का इतना गलत इस्तेमाल करने वाली इस महिला को भी जेल में ठूस देना चाहिए था। तो ठीक है, हमारा कोर्ट है, अदालतें हैं, क्या करोगे, कानून है। ये सब सिर्फ एक पहलू है इस विष्णु तिवारी के साथ जो नाइंसाफी हुई। इसके बाद कुछ दिनों बाद विष्णु तिवारी ने काम धंधा करके कुछ पैसे जोड़े, तो लोगों ने कहा ठीक है जो हुआ कुछ सो हुआ, तुम शादी कर लो। उसने कहा ठीक है, कुछ अपना देखो लड़के देखते हैं। तो विष्णु तिवारी के जो कुछ जानकार होते हैं उनसे बताते हैं, एक महिला से उसका मिलवाते हैं कि महिला अभी विधवा है, इससे शादी कर लो, तुम्हारा जीवन यापन कट जाएगा और पर कुछ खर्चा जो है वो देना पड़ेगा इसके परिवार वालों को। वो राजी होता, कहता ठीक है घर बच जाएगा, जो पैसा देना। तो पूछता कितना पैसा, तो बताते कुछ नहीं, 50-60 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे इसके परिवार वालों को ताकि वो शादी खर्चा उठा पाए। विष्णु जो होता है राजी होता है चीज़ के लिए। और साथ ही विष्णु को जो माँ मरी थी या जो उनकी माता मरी थी, कुछ जेवर थे बचे हुए थे, तो जो विष्णु के 2 भाई बचे हुए थे वो ज़्यादातर सोचते हैं कि ठीक है भाई हमारे 20 साल काट दिए हैं, तो जेवर वोवर जो होते हैं विष्णु को देते हैं कि ठीक है तो अपना शादी कर लो, अपना घर बसा लो। विष्णु की शादी होती है और आप विश्वास करिए जिस दिन विष्णु की शादी होती है पहली रात को उसकी घरवाली आती है, रात को ही वो पूरे जो पैसे घर के बचे होते हैं वो भी उठा के ले जाती है और साथ ही जेवर भी होते हैं वो भी लेके चंपत हो जाती है। विष्णु सुबह ढूंढता है, परिवार ढूंढते हैं, कोई फायदा नहीं होता है और जिन ब्रोकरों ने उसकी शादी करवाई थी वो भी सब फरार थे। इसके बाद विष्णु ललितपुर में ही इसके खिलाफ कंप्लेंट डालता है, शिकायत देता है। आप सोचिए 20 साल तो उस शख्स के पहले खराब हो चुके थे और जो बची कुची कचर थी, कुछ पैसे थे, वो उस महिला लेके उसके फरार हो गई। अब इसे क्या कहें क्या ना कहें, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।